हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक सैटेलाइट के बारे में जिसका नाम है नोआ सैटेलाइट। नोआ सैटेलाइट NOAA, इसका फुल फॉर्म क्या है नोआ का? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये नोआ का फुल फॉर्म है। तो अब जब हम इसका नाम देखते हैं तो हमें नाम से इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है? एक इसमें ओशियन दिख रहा है, एक इसमें एटमॉस्फेयर दिख रहा है। इट मीन्स कि ये सैटेलाइट हमको क्या बताने वाली है? ये सैटेलाइट हमको डेटा बताने वाली है ओशियन का और एटमॉस्फेयर का। अब जब हम बात करते हैं ओशन और एटमॉस्फेयर की डेटा की, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सैटेलाइट जो थी वो कौन सी सैटेलाइट थी जिसने ये वेदर के बारे में बताया था। तो जो पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी उसका नाम था गोज, GOES-16। गोज का फुल फॉर्म क्या है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट। गोज 16 जो थी वो पहली नोआ की पहली सैटेलाइट थी जिसने हमको वेदर के बारे में इन्फॉर्म किया था, जिसने हमको वेदर के बारे में बताया था। तो इसका जो काम का था, जो गोज 16 का काम था, वो क्या था? मेनली कलेक्ट करती थी ओशियंस और क्लाइमेट के डेटा को। तो ये क्या करती थी? जितना भी जो अर्थ सरफेस है, उस अर्थ सरफेस में अगर आप वाटर की बात करें, ओशियंस की बात करें, तो हमारा जो अर्थ है वो कितना परसेंट कवर है वाटर से? मोर देन 70%। मतलब 70% क्या है? उसमें सिर्फ वाटर कंटेंट ही है, मतलब सीज ही है। इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ है, वो पूरा किससे घिरा हुआ है चारों तरफ से? एटमॉस्फेरिक सरफेस से। तो एटमॉस्फेयर और अगर हम वाटर की बात करें तो एटमॉस्फेयर और वाटर क्या है? दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं हमारे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो हम क्या करने वाले हैं? इस नोआ की हेल्प से हम क्या करेंगे? इस एटमॉस्फेयर को और इस ओशियन को क्या करेंगे? और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ये हमको क्या देने वाला है? ये हमको ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो कि एक्चुअल में कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर अर्थ में 70% वाटर है तो क्या हम इतने सारे वाटर को क्या फिजिकली जाके देख सकते हैं क्या कि उस वाटर में क्या प्रॉब्लम है या सी लेवल कितना राइज हो गया है? तो ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया? ऐसी सैटेलाइट डिजाइन की जो कि क्या करे? हमको ये डेटा प्रोवाइड करे। तो जो नोआ है, नोआ अभी अभी जो लेटेस्ट नोआ है वो नोआ 21 है, जो किसके अंडर में बना है? जो बना है JPSS के अंडर में। अब JPSS का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम। तो ये जो बना है आपका, ये बना है जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम 2 के अंडर में। ठीक है, अब ये जॉइंट पोलर सैटेलाइट सिस्टम नाम क्यों है? क्योंकि हम इसमें एक से ज्यादा पोलर सैटेलाइट का यूज करने वाले हैं फॉर कलेक्टिंग द डेटा। ठीक है, तो अगर हम नोआ 21 की बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 10 नवंबर 2022 में। इसी के साथ ये जो नोआ जब 2022 में लॉन्च हुआ, ऑलरेडी आपकी जो ऑर्बिट है वहां पर ऑलरेडी दो सैटेलाइट्स ऑलरेडी वहां पर रिवॉल्व कर रहे थे, जिसका नाम था, पहली सैटेलाइट थी नोआ 20 और दूसरी है सुमोई NPP। तो ये जो दो सैटेलाइट्स हैं, ये जो नोआ 21 है, उसने क्या किया है? इसी को ज्वाइन किया है फॉर गिविंग द बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, तो हमको क्या मिल गई? 3 सैटेलाइट्स, मतलब एक ही उसमें 3 सैटेलाइट्स घूम रही हैं। और ये सैटेलाइट्स कैसे घूमेंगी? पोल टू पोल घूमेंगी। मतलब ये पोल टू पोल घूम के क्या करेंगी? हमको डेटा देंगी। जब ये पोल टू पोल घूम रही है, मतलब ये जो आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ही क्या इस तरीके से घूमेंगी। जब ये इस तरीके से घूम रही है और आपका अर्थ कैसे घूम रहा है? कुछ इस तरीके से घूमेगा। जब आपका अर्थ इस तरीके से घूम रहा है और ये इस तरीके से घूमेगी, तो आपको क्या मिलेगा? जब अर्थ कंटिन्यूअसली घूमेगी तो आपको एक डेटा मिलता जाएगा। मतलब जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी और जैसे जैसे सैटेलाइट्स मूव करेगी, आपको क्या मिलेगा? पूरे ग्लोब का डेटा मिल जाएगा। तो ये जो है आपकी जो सैटेलाइट है, क्या करती है? पूरे अर्थ का 2 बार डेटा एक दिन में कवर कर लेती है। ठीक है, अब ये जो हमने इसको नाम दिया है, जो JPSS 2 है, JPSS 2 में हमने किया क्या है? JPSS 2 में हमने 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये तीनों सैटेलाइट्स का काम क्या है? इन तीनों सैटेलाइट्स का काम है कलेक्टिंग द ओशियन डेटा। अब हम बात करते हैं इसके मिशन ड्यूरेशन की। तो जो नोआ 21 का मिशन ड्यूरेशन है वो कितना है? 7 ईयर्स है। 7 ईयर्स मिशन ड्यूरेशन, मतलब कि ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 7 ईयर्स तक अपने ऑपरेशनल पीरियड में काम करेगी, जिसमें 7 ईयर्स में से 22 ऑलरेडी जा चुका है, 23 ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास मतलब ये नवंबर 22 में बनी थी, मतलब कि 1-1.5 साल हुए जो उसका ऑपरेशनल पीरियड खत्म हो चुका है, और अब थोड़ा सा ऑपरेशनल पीरियड बचा है जिसमें ये काम करेगी। तो ये कैसी, अगर हम इसकी बात करें तो ये किस टाइप का इसका ऑर्बिट है? इसका जियोसेंट्रिक ऑर्बिट है। ठीक है, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है।
अगर हम नोवा के एल्टीट्यूड की बात करें तो इसके एल्टीट्यूड, इसकी हाइट कितनी है अर्थ सरफेस से, तो इसकी हाइट है 833 किलोमीटर्स। अगर इसके इंक्लिनेशन एंगल की बात करें तो इसका इंक्लिनेशन एंगल है 98.80 डिग्री। अब अगर इसके पीरियड की बात करें कि कितने देर में ये पूरा एक कंटिन्यू चक्कर लगा लेगा अर्थ का, तो वो है 102 मिनट्स। 102 मिनट्स मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, मतलब ये आप अगर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इतनी देर में अर्थ का एक रिवॉल्व कर पा रहा है, तो ये एक दिन में कितने रिवॉल्वेशन करेगा, मतलब कितनी बार घूम जाएगा ये, तो कंटिन्यूसली ये एक दिन में 14 बार घूम जाता है। ठीक है, मतलब 14 बार ये कंटिन्यूअसली रोटेट होगा एक दिन के अंदर। अब ये जो नोवा 21 है, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया है ये लॉन्च हुआ है कैलिफोर्निया से, मतलब कैलिफोर्निया में ये जो सैटेलाइट है कैलिफोर्निया को बिलोंग करती है। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके कारण ये जो नोवा है ये इतनी ज्यादा एडवांस्ड इमेजेस हमें दे पाती है। तो सबसे पहला जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव साउंडर, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं एटीएम्स। ठीक है, एटीएम्स। तो अब ये इसका नाम से हम समझते हैं एडवांस्ड टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव साउंडर, मतलब इसमें हमने किस चीज का यूज किया होगा, ऑब्वियस सी बात है हमने इसमें माइक्रोवेव का यूज किया होगा, इसमें माइक्रोवेव्स का यूज होगा। तो ये जो एटीएम्स है ये क्या करते हैं, ये एटीएम्स में हमारे पास टोटल ये जो एटीएम्स है ये 22 चैनल्स को स्कैन करते हैं। ठीक है, मतलब ये कितने चैनल्स को स्कैन करेंगे, 22 चैनल्स को स्कैन करेंगे। और अगर हम इतने ज्यादा चैनल्स को स्कैन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें बहुत माइनर डिटेलिंग मिलेगी अर्थ के बारे में। कौन कौन सी माइनर डिटेलिंग्स मिलेगी, हमको एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर का पता चलेगा, टेम्परेचर प्रोफाइल का हम पता लगा सकते हैं, हम रियल टाइम वेदरिंग का पता लगा सकते हैं, वेदर फोरकास्ट का पता लगा सकते हैं, और कंटिन्यूअसली कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट की हम कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जो नोवा 20 था उसमें भी ये यूज हुआ था, बट ये वाला जो वर्जन है क्या है, उसका लाइटर वर्जन है। जो नोवा में यूज हुआ था नोवा 20 में, वो कौन सा वर्जन था, एडवांस्ड माइक्रोवेव साउंडिंग यूनिट था उसमें। ठीक है, उसमें क्या था, एडवांस्ड माइक्रोवेव साउंडिंग यूनिट था। और इसके साथ साथ में और कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा था, और लगा था माइक्रोवेव ह्यूमिडिटी साउंडर। जो माइक्रोवेव ह्यूमिडिटी साउंडर है उसका भी काम क्या है, उसका काम है मॉइस्चर को पता लगाना, क्योंकि हम इसमें करने के वाले हैं, हमको इसमें अल्टीमेटली सब एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीजों का पता लगाना है। तो अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज हुआ है नोवा 21 में, उसका नाम है ओजोन मैपिंग एंड प्रोफाइल सूट। ओजोन मैपिंग एंड प्रोफाइल सूट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, OMPS। OMPS जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम ओजोन मैपिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ओजोन के बारे में पता लगाएंगे। इस ओजोन के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसमें इसके लिए 3 हाइपर स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, ये जो हाइपर स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जो है उनकी क्या है, जो लाइफ एक्सपेंटीज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये 25 ईयर्स तक का डेटा जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ओजोन मैपिंग और प्रोफाइल सूट की हेल्प से हम ओजोन असेसमेंट करेंगे। ओजोन असेसमेंट जनरली किसको रिक्वायरमेंट रहती है, उसको रिसर्चर्स को रिक्वायरमेंट रह सकती है। इसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है उसकी हेल्थ कैसी है, हम उसकी हेल्थ की ट्रैकिंग कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री हो जो ओजोन डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो या फिर ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड हो, तो हम उसकी स्टडी करके ओजोन लेयर को और अच्छे से उसकी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओजोन मैपिंग एंड प्रोफाइल सूट। और ओजोन मैपिंग के थ्रू हम और क्या कर सकते हैं, ओजोन मैपिंग के थ्रू हम, जैसे कि अगर हम ओजोन मैपिंग की बात करें तो जो ओजोन मैपिंग की सबसे पहली सैटेलाइट थी जिसमें ओजोन मैपिंग का इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया था वो कौन सी थी, निम्बस 4 थी। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, ओजोन मैपिंग के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया था, जिसका नाम हमने दिया था टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके अलावा एक और लगाया था हमने ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट OMI। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि नासा और नोवा ने यूज किए हैं फॉर कैलकुलेटिंग दी ओजोन लेयर और ओजोन लेयर के बारे में मॉनिटरिंग करने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये 25 to 30 ईयर्स का डेटा क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके, डिटेल करके, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और ये जो 30 या 25 ईयर्स का डेटा है उसका हमारे लिए क्या यूज रहेगा, हम उस डेटा को स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो कितनी डिटीरियोरेट हुई है या फिर उस ओजोन लेयर में किस तरीके से डिग्रेडेशन आ रहा है और उसको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं VIIRS। विजिबल, देखिए अब सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, इसके जो डेफिनेशन है, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर।
ठीक है। इसमें कौन कौन से टर्म्स देखें, विजिबल, इंफ्रारेड, मतलब कि हम विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में काम करेंगे फॉर इमेजेस, है ना, इमेजिंग रेडियोमीटर, ठीक है। तो हम इसमें रेडियोमीटर का यूज करने वाले हैं, जिसकी स्टडी हमने प्रीवियस वीडियो में करी है कि रेडियोमीटर क्या होता है। तो जो VIIRS है वो क्या करता है, ये विजिबल और इंफ्रारेड वेव्स का यूज करेगा। किसके लिए यूज करने वाला है, फॉर ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन हम किस किसके करेंगे, हम लैंड की ऑब्जर्वेशन करेंगे, ओशन की ऑब्जर्वेशन करेंगे, एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पैरामीटर्स की ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ये ऑब्जर्वेशन जो होने वाली है वो कैसी होने वाली है, ये हमको हायर टेम्पोरल रिजोल्यूशन में मिलेगी, ठीक है। अब हायर टेम्पोरल रिजोल्यूशन में क्यों मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसका पीरियड टाइम कितना है, इसका 102 था पीरियड टाइम, और साथ में क्या था, 102 पीरियड टाइम था, और साथ में 14 टाइम्स क्या होती है, एक दिन में घूम जाती है, मतलब ये कंटिन्यूअसली एक ही चीज का इमेज लेगी। तो आप अगर बार बार उस चीज का, एक पर्टिकुलर चीज का इमेज लेंगे तो आपको रिजोल्यूशन कैसा मिलता जाएगा, टाइम के साथ साथ अगर आप एक ही चीज का बार बार इमेज ले रहे हैं मतलब आपको टेम्पोरल रिजोल्यूशन हाई मिलेगा। इसके पहले अगर नोवा 20 की बात करें तो उसमें कैसा रिजोल्यूशन मिलता था, उसमें थोड़ा मॉडरेट था। उसका नाम क्या था, उसका इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम था मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, इसमें हम रेडियोमीटर यूज कर रहे हैं। जो पहले वाला था उसमें हमने क्या यूज किया था, मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या यूज किया था, हमने एक और इंस्ट्रूमेंट यूज किया था जिसका नाम था टेरा अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम सैटेलाइट, ठीक है। तो ये जो हमारा जो अभी लेटेस्ट है रेडियोमीटर, वो क्या है, हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत हाई रिजोल्यूशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक और इंस्ट्रूमेंट है जिससे बेटर परफॉर्मेंस इसकी है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, मतलब जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट की, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई स्पेशल डाटा भी मिलेगा और हाई टेम्पोरल रिजोल्यूशन वाला डेटा भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्रॉस ट्रैक इंफ्रारेड साउंडर, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है CRIS। क्रॉस ट्रैक इंफ्रारेड साउंडर का इनका काम क्या है, ये करते हैं हमारा हाई रिजोल्यूशन की 3D इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हाई रिजोल्यूशन की 3D इमेजेस प्रोवाइड करेंगे किस चीज की, कि आपका मॉइस्चर कैसा है, या फिर आपका प्रेशर कैसा है एटमॉस्फेयर में, या फिर टेम्परेचर, मतलब कि मॉइस्चर की, टेम्परेचर की और प्रेशर की कैसी प्रोफाइल बना के देंगे, 3D प्रोफाइल बना के देंगे। और इस 3D प्रोफाइल से क्या होगा, ये 3D प्रोफाइल साइंटिस्ट यूज करेंगे फॉर इनहेंसिंग दी वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स। मतलब वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इसका CRIS का यूज करने वाले हैं, ताकि हम और अच्छे तरीके से वेदर को फोरकास्ट कर सके। जैसे कि अभी से ही बहुत सारे जो न्यूज चैनल्स होते हैं वो बता देते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं वो क्या कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं कि अभी ये चीज हुई है, जैसे कि बताते हैं कि 100 साल बाद ये भूकंप आएगा, या 100 साल बाद ये चीज होगी, अर्थक्वेक आएगा, टोरेंडो आएगा, कुछ भी चीज है। तो वो जो ये क्या है, ये प्रिडिक्शन है। तो ये प्रिडिक्शन जैसे आप देखेंगे कि पहले इतने प्रिडिक्शन सही नहीं होते थे, बट आज के टाइम में क्या है, प्रिडिक्शंस जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा करेक्ट प्रिडिक्शंस रहते हैं। तो ये करेक्ट प्रिडिक्शन के पीछे क्या है, ये वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स ही रहते हैं। तो हम जितनी ज्यादा अच्छे से उन फोरकास्टिंग मॉडल्स की स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा अच्छे से हम एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे, उतने अच्छे से हमें क्या मिलेंगे, ये मॉडल्स मिलेंगे। तो ये मॉडल्स क्या करते हैं, हमको और अच्छे से एटमॉस्फेयर को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो नोवा है वो क्या करेगा, इस सब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और इस सब इन्फॉर्मेशन को हमको दे देगा, भेज देगा। अब इसके अलावा और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मतलब साइंटिस्ट और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि टाइडल हाइट्स कितनी आई थी, या फिर कितने वेल्स है जिन्होंने माइग्रेशन किया है, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। इसके अलावा कौन से एरिया में, कौन से ओशियन में कैसा टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर कितना है कहाँ पर, और ओशियन का कलर क्या है, ओशियन के कलर से भी बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है। कोरल रीफ्स कितनी हैं, कौन से सी में कितनी कोरल रीफ्स हैं, या फिर कहाँ पे कितने ज्यादा सी और लेक आइस है। तो ये सारी चीजें जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हैं, ये सारी चीजें हमको क्या मिलेंगी, इससे हमें मिल सकती है, नोवा 21 की हेल्प से मिलेंगी। अब इस नोवा 21 की हेल्प से हमें ये जो चीजें पता चलेगी, इनसे एक्चुअल में होगा क्या, इनसे एक्चुअल में क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं टेम्परेचर चेंज की, तो टेम्परेचर चेंज अगर हमें किसी सी में देखने को मिलता है, मतलब इसमें हमने थर्मल रेडिएशंस का भी यूज किया है, जिसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगी, हमको ये टेम्परेचर चेंज की भी प्रोफाइल मिल जाएगी कि कौन से सी में कहाँ पे कितना ज्यादा टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना कम टेम्परेचर है। तो इस प्रोफाइल की मदद से हम क्या पता कर सकते हैं कि वहां पे फिशेस कितनी अवेलेबल हैं, वहां पे कोई कोरल्स की ब्लीचिंग तो नहीं होने वाली है, या फिर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट
रहेगा और क्या उस टेम्परेचर का पैटर्न रहेगा। तो ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप वाटर करंट्स का पता कर सकते हो, आपकी जो गल्फ स्ट्रीम्स है वहां पे वाटर करंट्स के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि हम इतनी सारी चीजें पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या क्या पता कर सकते हैं, इसके अलावा हम ओशन का जो कलर है उस कलर के हिसाब से भी क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि जो रिसर्चर्स हैं वो रिसर्चर्स पता लगा सकते हैं। जैसे आपको एक इमेज है जिसमें आपको एल्गी ब्लूम दिख रहा है। एल्गी ब्लूम मतलब कि ये जो ग्रीन कलर की एल्गी होती है ना, जो सीज में या लेक्स में क्या हो जाती है, ग्रो कर जाती हैं। तो ये जो एल्गी ब्लूम होता है, एल्गी ब्लूम ग्रीन कलर का शो होगा आपको इमेजेस में। तो ये एल्गी ब्लूम क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा किसके लिए, आपके जो ओशन के जो क्रिएचर्स हैं उनके लिए क्या रहेगा, बहुत ज्यादा हार्मफुल रहेगा। हो सकता है इससे जो फिश वगैरह रहे वो कम होती जाए, या जो मरीन मैमल्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अगर तो ये जो आपका नोआ 21 है, वो नोआ 21 क्या करेगा, आपको एल्गी ब्लूम के बारे में भी बताएगा। साथ साथ में वो आपको ये भी बताएगा कि कहाँ पे कितनी एल्गी ब्लूम बनने वाली है। वो फोरकास्टिंग भी करेगा कि अगर कोई एरिया है जहाँ पे अभी तो वो लेक क्लियर है, लेक या फिर सी अभी क्लियर है, लेकिन कब उसमें एल्गी ब्लूम बन सकती है उसके बारे में भी फोरकास्टिंग करेगा। और वो ये भी बता देगा कि आपको कब वाटर ट्रीटमेंट की जरूरत है, या कब आपको वाटर ट्रीटमेंट के फॉर्मूले को चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी नोआ 21 की हेल्प से। इसके अलावा हम और क्या पता लगा सकते हैं, हम डिफरेंट, देखिए हम सी लेवल का भी पता लगा सकते हैं, मीन सी लेवल की प्रोफाइल कितनी चेंज हो रही है। क्योंकि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हम क्लाइमेट चेंज का कैसे पता लगा रहे हैं, जनरली सी लेवल की वजह से। जैसे जैसे सी लेवल राइज हो रहा है हमको उससे पता चल रहा है कि क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है। और इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, जैसे कोरल रीफ्स कितने हैं सी में, या फिर हमको अगर सी फ्लोर की जियोलॉजी पता करनी है, जैसे अभी तक हमने किसकी जियोलॉजी पता की थी, अर्थ की जियोलॉजी, कि कहाँ पे हिल्स हैं, कहाँ पे वैलीज हैं, वैसे ही हम सी की भी जियोलॉजी का पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोआ 21। ठीक है, तो हम इतने सारे हमारे पास बेनिफिट्स हैं नोआ 21 के। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, वेदर को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक नेक्स्ट सैटेलाइट के बारे में। थैंक यू।